बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 2 पर, यानी कि फ्रेम ऑफ सूट पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड आप वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के अंदर मौजूद प्ले लिस्ट जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के नाम से है उसको मुलाहिजा कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर 2 है ये फ्रेम ऑफ सूट पर डील करता है, यानी कि आप अपने सूट को किस तरह फ्रेम करेंगे, उसको किस तरह आप तहरीर करेंगे या उसको तहरीर करते हुए आप किन बातों का ख्याल रखेंगे, यानी कि आप अपने कॉज ऑफ एक्शन को किस तरह से तहरीर करेंगे। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ सूट से रिलेटेड ये क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने आपसे कोई रकम उधार ली, उसने मुख्तलिफ रकमें मुख्तलिफ टाइम पर उधार ली। एक दफ़ा उसने आपसे 10,000 रुपये उधार लिया, एक दफ़ा उसने आपसे 20,000 उधार लिया, एक दफ़ा उसने आपसे 50,000 उधार लिया। अब ये जितनी रकमें उधार उसने आपसे ली हैं ये मुख्तलिफ औकात में ली हैं। अब आप उससे अपने पैसे वापस लेने के लिए उसके खिलाफ एक सूट फाइल करना चाहते हैं। आपने उसके खिलाफ दावा किया, लेकिन उसके अंदर आपने 10,000 रुपये भी इंक्लूड कर लिए, 50,000 भी इंक्लूड कर लिए, लेकिन आपने जो 20,000 उसको दिए थे वो आपने उस दावे के अंदर इंक्लूड नहीं किए, यानी कि उस दावे के अंदर आपने 20,000 की तफसील नहीं लिखी। अब आपने 20,000 रुपये वाली रकम उसके अंदर इंक्लूड नहीं की, लेकिन आपने 10,000 रुपये वाली रकम और 50,000 रुपये वाली रकम इंक्लूड करके टोटल 60,000 रुपये का दावा उसके खिलाफ कर दिया। इसके बाद अदालत में आपके जो पैसे हैं वो अदालत ने आपके हक में डिग्री कर दिया और वो पैसे आपके रिकवर हो गए। जब कोर्ट के जरिए आपकी रकम रिकवर हो गई तो बाद में आपको याद आया कि मैंने तो इससे 20,000 रुपये और भी लेने थे, या फिर उस टाइम आपने जानबूझकर उससे 20,000 रुपये के लिए दावा दायर नहीं किया कि मैं इससे ये बाद में ले लूँगा, या आपने उसको छोड़ दिया और बाद में आपको ख्याल आया कि 20,000 रुपये मैं से वापस ले लूं। अब अगर आप 20,000 रुपये का सूट फाइल करना चाहें तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा सूट बार्ड है इसी ऑर्डर 2 के तहत, जिसके मुताबिक आपको तमाम रकूम एक ही जगह पे इंक्लूड करके उसकी टोटल करके उसके खिलाफ दावा दायर करना चाहिए था। अगर आप दस्तबरदार हो गए तो दोबारा आप सूट फाइल नहीं कर सकेंगे। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपना मकान किसी को रेंट पे दिया और रेंट का किराया 12,000 रुपये तय पाया। उस शख्स ने जिसको आपने अपना मकान रेंट पे दिया था उसने आपको 2017 का रेंट दे दिया, उसके बाद 2018 का, 2019 का और 2020 का रेंट नहीं दिया। अब अगर आप उसके खिलाफ दावा करना चाहते हैं तो दावा जो है वो 2018 का भी बन रहा है, 2019 का भी बन रहा है और 2020 का भी बन रहा है, क्योंकि इन तीनों सालों का रेंट उसने आपको नहीं दिया। लेकिन आपको पता नहीं क्या महसूस हुआ, आपने उसके खिलाफ जब सूट फाइल किया तो आपने उससे सिर्फ 2019 का किराया मांग लिया, जबकि आपने उसके खिलाफ 2018, 19 और 20 का किराया मांगना था। अब ऐसा हुआ कि अदालत ने आपके हक में दावा डिग्री कर दिया। आपका पैसा जो है 2019 का वो रिकवर हो गया, जो कि एरियर्स ऑफ रेंट के तौर पर आपको रिकवर हो गया। अब बाद में आपको एहसास हुआ कि मैं इससे 2018 का और 2020 का भी रेंट रिकवर कर लूं, तो ऐसी सूरत में आप उसके खिलाफ 2018 का या 2020 का सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार्ड है इसी ऑर्डर 2 के तहत। अब यहाँ पे दो सूरतें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स ने आपका 10,000 रुपये देना है, आप सोचते हैं कि चलें यार गरीब बंदा है उससे 10,000 रुपये नहीं लेते, आपने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया और 10,000 के बजाय आपने उसे 5,000 रुपये मांग लिए, क्योंकि आपने अपने दावे में तहरीर की कि इसने मेरे 5,000 रुपये देने, आपने दिला पाने का उसके खिलाफ दावा दायर कर दिया। बाद में आपको ख्याल आता है कि ये आदमी तो अब अमीर हो गया, अब इससे मैं बकाया 5,000 रुपये भी रिकवर कर लूँ, तो अब आप उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले ही टोटल 10,000 रुपये का दावा दिला पाने करना चाहिए था, लेकिन आपने उस टाइम सिर्फ 5,000 रुपये इंक्लूड किए थे। तो ये हो गया कि आपने अपने दावे को, अपने क्लेम को थोड़ा कम कर लिया, 10,000 के बजाय आपने उससे 5,000 रुपये मांग लिए। तो ऐसी सूरत में भी आप उसके खिलाफ दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते इस ऑर्डर 2 के तहत। एक तो कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन ये हो गई जैसा कि मैंने आपको मिसाल में बताया था कि आपने किसी को मकान रेंट पे दिया हुआ है,
और आपने उससे 3 सालों के किराए की बजाय सिर्फ 1 साल का किराया मांग लिया है, तो ऐसी सूरत में आप उससे बकाया 2 सालों का किराया बाद में नहीं मांग सकते। जब आप किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं करते तो इसका मतलब है आपने उसको रिलिंक्विश कर दिया, यानी कि आप उससे दस्तबरदार हो गए। अब दोबारा आप नए दावे में वही चीज़ जो आप पहले दावे में मांग सकते थे, आप उसके खिलाफ नए दावे में नहीं मांग सकते, यानी कि आप उसके खिलाफ दावा दायर नहीं कर सकते। अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ऑर्डर 2 रूल 1 फ्रेम ऑफ सूट। Every suit shall, as far as practicable, be framed so as to afford ground for final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them. ये हमें बताता है कि जब भी आप किसी के खिलाफ सूट फाइल करें तो उसके अंदर आप तमाम मामले, जो भी मामला जात आपके किसी शख्स के खिलाफ बनते हैं, उन तमाम का जिक्र आप उस सूट के अंदर लाजमी लिखें। यानी कि किसी भी कॉज ऑफ एक्शन से जुड़े हुए जितने भी प्रैक्टिकेबल मामलात हों, उनको आप उस सूट के अंदर लाजमी फ्रेम करें, ताकि जज साहब जब कोई फाइनल डिसीजन लें तो वो फाइनल डिसीजन करते हुए उनको कोई ग्राउंड मिल सके जिस ग्राउंड की बेस पर वो अपनी फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि उस मुकदमे का फैसला कर रहे हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आप एक पार्टी को बार बार परेशान नहीं करेंगे, जो कि लैटिन की मैक्सिम है, जिसका मतलब ये बनता है कि किसी भी शख्स को किसी एक मामले से रिलेटेड बार बार परेशान नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाता है ऑर्डर 2 का रूल 2 सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने दूसरे शख्स से 5 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन जो प्लेंटिफ है यानी कि मुद्दई मुकदमा है, वो जानता है कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, जो उसकी इख्तियार समात है मालियत के हिसाब से, वो 2 लाख रुपए तक है। लिहाजा वो अपना जो दावा उसके खिलाफ करता है वो उसमें 2 लाख रुपए तक की रकम का करता है। ऐसी सूरत में मुद्दई मुकदमा ने अपनी जो रकम है 3 लाख रुपए तक वो उसने रिलिंक्विश कर दी है, यानी कि वो उससे दस्तबरदार हो गया है। लिहाजा मुद्दई मुकदमा बाद में उस शख्स के खिलाफ बकिया 3 लाख रुपए का मुकदमा दायर नहीं कर सकता। रूल 2 का सब रूल 2 आ जाता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम वेयर प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली इन रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquish। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं एग्जाम्पल में। इसके बाद आ जाता है इसका सब रूल 3 ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। अब किसी केस में बहुत सारे रिलीफ्स बन रहे हैं, लेकिन मुद्दई मुकदमा उन तमाम रिलीफ्स को क्लेम नहीं करता, उनमें से कुछ को क्लेम करता है और बकाया को छोड़ देता है। तो ऐसी सूरत में मुद्दई मुकदमा बकाया रिलीफ्स से मुतालिक दोबारा उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोर्ट परमिशन दे दे कि हाँ तुम ये वाला रिलीफ फाइल ना करो, तुम इससे मुतालिक बाद में दावा दायर कर लेना, तो ऐसी सूरत में तो ऐसा शख्स बाद में दावा दायर कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट की परमिशन के बगैर ऐसे शख्स ने सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड ज्यादा रिलीफ मौजूद होते हुए उनमें से कुछ रिलीफ मांगे और कुछ रिलीफ ना मांगे, तो ऐसी सूरत में वो बाद में बकिया रिलीफ से रिलेटेड दावा दायर नहीं कर सकता। इसकी मिसाल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि किसी शख्स ने दूसरे शख्स को मकान किराए के लिए दिया और दूसरे शख्स ने उसको 3 सालों का किराया नहीं दिया, जबकि दावे में उसने सिर्फ 1 साल का किराया मांगा, तो बाद में वो बके 2 सालों का किराया नहीं मांग सकता, क्योंकि एक ही कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड उसके पास मुख्तलिफ रिलीफ्स थे, लेकिन उसने सिर्फ एक ही रिलीफ मांगा, बकाया नहीं मांगे। तो ऐसी सूरत हाल में वो बाद में उस शख्स के खिलाफ किराए के लिए दावा दायर नहीं कर सकता। इसके बाद आ जाता है रूल 3 ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ मे यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। यानी कि मुद्दई मुकदमा जो होगा वो एक ही सूट के अंदर मुख्तलिफ कॉजेज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर देगा, उनको इकट्ठा कर देगा अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स ज्वाइंटली, यानी कि एक ही मुद्दा अले से रिलेटेड या मुख्तलिफ मुद्दा अलेहान से रिलेटेड उन सब को इकट्ठा करते हुए। यानी कि मुद्दा अले अगर एक हो या एक से जायद मुद्दा अलेहान हो,
उन सब के खिलाफ एक ही सूट के अंदर मुख्तलिफ काजेज ऑफ एक्शन मुद्दई मुकदमा ला सकता है। And any plaintiffs having same causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants jointly may unite such causes of action in the same suit. Where causes of action are united, the jurisdiction of the court as regards the suit shall depend on the amount or value of the aggregate subject matter at the date of institution of the suit. इसी तरह एक से ज़्यादा मुद्दियान यानी कि जो प्लेंटिफ हो वो एक से जायद हो, उनको सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, वो जॉइंटली इंटरेस्टेड हो उसमें, तो वो मुद्दाले या मुद्दालेहान के खिलाफ इकट्ठे मिलकर एक ही दावा दायर कर सकते हैं। रूल 3 का सब रूल 2 कहता है कि ऐसे केसेस में जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, जो उसकी इख्तियार समात होगी, वो इस हिसाब से देखी जाएगी कि जितने भी कॉजेज ऑफ एक्शन आपस में जुड़ गए हैं उनकी जो एग्रीगेट अमाउंट है वो कितनी बनती है। जो एग्रीगेट अमाउंट होगी, जो मजमूई अमाउंट होगी, उस अमाउंट के ऊपर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का तयन किया जाएगा। अब हम रूल 4 पढ़ लेते हैं। Only certain claims to be joined for recovery of the immovable property, जिसके मुताबिक किसी immovable property से रिलेटेड यानी कि गैर मुनकुला जायदाद से रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन जो होंगे उसके, उन सब को इकट्ठा एक ही सूट में नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करना चाहे कोई तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। हाँ, गैर मुनकुला जायदाद से रिलेटेड कुछ ऐसे मामले होंगे जिनकी बिना पर दूसरी कॉज ऑफ एक्शन दावे में जोड़ी जा सकती है। अब वो दूसरे मामला जात क्या होंगे? क्लेम्स फॉर मेन प्रॉफिट्स और एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ, यानी कि जैसा कि मिसाल में आपको बताया था कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ सालों के या मुख्तलिफ महीनों के किराए जात हों तो उन सब को एक ही दावे में मेंशन किया जा सकता है और साथ उन किरायों के ऊपर जो प्रॉफिट बनता हो उनको लेट अदा करने की वजह से वो भी एक ही दावे के अंदर तहरीर किया जा सकता है। क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके किसी हिस्से से रिलेटेड और उसको ब्रीच किया जाए, उसको यानी कि तोड़ा जाए, तो ऐसी सूरत में भी उसके डैमेजेस के लिए एक ही केस फाइल किया जा सकता है। इसके बाद है क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जो दावा आप कर रहे हैं वो सेम ही कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर बेस है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जज साहब को ऐसा महसूस होता है कि इन सब कॉजेज ऑफ एक्शन को एक साथ ट्राई करने पर किसी शख्स के साथ ज्यादती हो सकती है, किसी का हक मारा जा सकता है, पार्टी के साथ इनजस्टिस हो सकता है, यानी कि इस तरह से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो एम्बेस्ड हो सकती है, तो ऐसी सूरत हाल में इनका अलग अलग ट्रायल चल सकता है। ये इसके रूल 6 में बताया गया है। रूल 5 में बताया गया है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर या किसी एग्जीक्यूटर या किसी भी हेयर्स यानी कि किसी शख्स के जो वारिस हैं उनके खिलाफ कोई क्लेम दायर नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई शख्स किसी जायदाद की तामील पे या उसकी इंतजामो इंतज़ाम पे मुकर्रर हो तो उसके खिलाफ आप कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ना ही किसी शख्स के किसी वारिस के खिलाफ, उसके बेटे बेटी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं, ना ही किसी तामील कुंदा के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आपने फैक्ट्री में बहुत सारे मुलाजिम रखे हैं, आपने मैनेजर भी रखा हुआ है, आपने वर्कर भी रखे हैं। वो तमाम अफराद मिलकर माल तैयार भी करते हैं, उनको आगे सेल भी करते हैं। जो आपके वर्कर हैं उनमें से 5-6 अफराद आपके बिहाफ पे ही लोगों से लेन देन करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। तो किसी शख्स के साथ अगर लेन देन के मामले में या आपकी प्रोडक्ट्स के सेल के मामले में कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई मामलात खराब हो जाते हैं, तो दूसरा शख्स आपके किसी वर्कर के खिलाफ या आपके किसी मैनेजर के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकता। रूल 7 में बताया गया है कि जब किसी मुकदमे के अंदर रेलिवेंट कॉज ऑफ एक्शन है उसको तहरीर करना सहमन रह गया हो, यानी कि किसी भी मुकदमे में कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर रह जाए या कोई कॉज ऑफ एक्शन गलती से दर्ज हो जाए, उसको निकालना दरकार हो, तो इशू फ्रेम होने से पहले आपने इसको अदालत के नोटिस के अंदर लेके आना है
کہ اس میں کاز آف ایکشن رہ گئی ہے یا اس میں کاز آف ایکشن مزید درج کرنا رہتا ہے، یا پھر ہم ایک کاز آف ایکشن اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے عدالت میں غلط بنائی دعویٰ کے تحت کوئی ریلیف مانگ لیا ہو اور ڈیفینڈر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کاز آف ایکشن اس نے تحریر کیا یہ غلط ہے، اس کے تحت جو مدعی ہے یہ ریمیڈی سیک نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں مدعی کو چاہیے کہ وہ اپنا جو آبجیکشن ہے اس کو ایشو فریم ہونے سے پہلے عدالت کے اندر فائل کرے۔ لیکن اگر عدالت نے اس کے اوپر ایشو فریم کر دیا اور اس کے اوپر ایویڈنس بھی آ جائے اور فیصلے سے پہلے آپ جا کر عدالت میں کہیں کہ یہ جو ریلیف مانگ رہا ہے یہ تو مانگ ہی نہیں سکتا، تو پھر عدالت کہے گی نہیں آپ اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔